तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और इसे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ध्यान दीजिए। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये केरल के रहने वाले थे और इन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की। रामानंद कबीर के गुरु थे। इनका निवास स्थान प्रयागराज था, इलाहाबाद था। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और चैतन्य महाप्रभु जो है ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक थे। कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक थे और हरिकीर्तन कीर्तन संगीत का प्रतिपादन इन्होंने किया, चैतन्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। विकल्प है कालीबंगा, बी आलमगीर, सी राखी गढ़ी और डी है दोस्तों लोथल। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। तो इसमें सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल जो है राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर। और इसके बाद राखी गढ़ी यानी सबसे बड़ा है। और लोथल जो गुजरात में, कहाँ है? लोथल गुजरात राज्य में है। ये किस नदी पर है? भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है विकल्प सी होगा। कौन सा? सी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? तो ध्यान दीजिए, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? झेलम और चिनाब के बीच, सिंधु और झेलम के बीच, चिनाब और रावी के बीच, रावी और ब्यास के बीच। तो दोस्तों, ये सिंधु और झेलम के मध्य स्थित था। कहाँ पे? सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। नेक्स्ट, जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था। विकल्प आप लोगों के सामने है। शारीरिक सहनशक्ति एक मानसिक लक्षण है, सभी जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में जीवन है, सभी पाप व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के चक्र में विश्वास। ये तो इसका उचित आंसर होगा दोस्तों जी विकल्प बी, यानी सभी जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में जीवन है। ये जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक और धार्मिक विश्वास था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? शकों ने, विकल्प बी मौर्य ने, सी गुप्तों ने, डी कुषाणों ने। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका उचित आंसर विकल्प डी होगा, कुषाणों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में की थी। निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट विकल्प ए है फतेहाबाद, बी जौनपुर, सी हिसार, डी फतेहपुर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डी जो है फतेहपुर शहर का जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार का की स्थापना तथा फिरोजाबाद
की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जौनपुर की स्थापना जूना खां, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था, इसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। जौनपुर ये पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है, पूर्व के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे जौनपुर में शेर शाह सूरी ने अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? किस्मत गल्ला, मसाहत, ये मसहत है, गल्ला बख्शी, गाजी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? मसाहत का, यानी मसहत को। जैनुल आबादीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दी थी, कहाँ का शासक था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मालवा का, बंगाल का, कश्मीर का, गुजरात का। जैनुल आबादीन जो है ये दोस्तों को कश्मीर का शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका शासनकाल था 1420 से 70 ईस्वी तक। इसे द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता था, द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित थे? पुरंदरदास, किंचनदास, रैदास, रामदास। पुरंदरदास, किंचनदास, पुरंदरदास, किंचनदास, रैदास, रामदास। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये पुरंदरदास थे। कौन थे? पुरंदरदास। यानी दासकूट आंदोलन से संबंधित कौन थे? पुरंदरदास थे। मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन में किसने लागू किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने, माहौद खान ने, मुर्शीद कुली खान ने, सिराजुद्दौला ने। तो दोस्तों मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन में लागू करने वाला व्यक्ति था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। कौन था? जहांगीर था दोस्तों, इसका उचित आंसर। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा उसने 12 अध्यादेश जारी किया, शुक्रवार और गुरुवार और रविवार के दिन, इतवार के दिन जो है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, और इसने जो शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसने 12 अध्यादेश जारी किया। किसने जारी किया? मुगल वंश शासक जहांगीर ने। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर था। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर का शासनकाल की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता रहा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया, और महाजर की स्थापना 1575 के लगभग इसने किया। तो ये सारी बातें दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1850 में संबलपुर को साम्राज्य में मिला लेने का कारण या आधार क्या था? समुचित शासन का अभाव था, इसके शासन के किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु, सहायक संधि, इसका
ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना। तो दोस्तों इसका उचित आंसर विकल्प बी है। इसके शासन की किसी उत्तराधिकारी के बिना, इसके शासक है कि किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु। तो कारण था उस समय नारायण सिंह संबलकर राजा था, और इनके पुत्र नहीं थे, और न ही इन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यही कारण था कि 1850 में संबलपुर को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किस अंग्रेज जनरल ने वांडीवास के युद्ध 1760 में काउंट डी लिली को पराजित किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जनरल हैमिल्टन, जनरल आयरकूट, जनरल हैरिस और लॉर्ड मिंटो। तो जनरल आयरकूट ने 1760 के वांडीवास युद्ध में काउंट डी लिली को पराजित किया। नेक्स्ट, 20वीं सदी में नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कृत्रिम नील का उत्पादन, मुनाफा कम होने की वजह से, राष्ट्रीय आंदोलन का शिकार बनने से, सरकार द्वारा कारखाने को बंद करने से। 20वीं सदी में नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण दोस्तों जो कृत्रिम नील का उत्पादन था। क्या था? कृत्रिम नील का उत्पादन होने के कारण जो है भारत में नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइए जानते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसे किया? दादा भाई नौरोजी ने। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने भारत के आर्थिक दोहन के बारे में इन्होंने वर्णन किया। 1857 की ईस्वी की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था? कमल और गेहूँ, कमल और चावल, कमल और रोटी, कमल और दाल। तो दोस्तों विकल्प सी इसका उचित आंसर है, कमल और रोटी। नेक्स्ट, निम्न से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो आइए देखते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। राजा राम मोहन ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से उन्होंने कराया था। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो महाधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? आनंद मठ को, गीतांजलि को, सत्यार्थ प्रकाश को, गीता रहस्य को। तो आनंद मठ को भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अधिक लवणता के लिए। तो दोस्तों मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। आग्नेय चट्टानों से, यह आग्नेय है। आग्नेय चट्टानों से तलछटी को अवसादी भी कहा जाता है, अवसादी चट्टान भी कहा जाता है।
सी है, ए और बी है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए और बी दोनों सही है, यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी या तलछटी दोनों से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीफ है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, लैगून प्रवाल भित्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लैगून प्रवाल भित्ति से संबंधित है। कहीं कहीं अवरोधक प्रवाल भित्ति भी दिया जाता है, लेकिन यह लैगून प्रवाल भित्ति को फिर सही मानी है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहाँ स्थित है? जापान में, चिली में, फिलीपींस में, अमेरिका में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन जो है अमेरिका में, यानी USA में स्थित है। नेक्स्ट, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस है? अमोनिया तथा ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, अमोनिया तथा ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, रेडान, रेडान तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है इसका उचित आंसर है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। नेक्स्ट, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? वनस्पति के प्रकार, ऊंचाई, अक्षांश, समुद्र से समीपता। तो ये दोस्तों अक्षांश जो है मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। सारगैसो सागर की विशेषता क्या है? अति शीतल जल, अत्यधिक लवणीय जल, अति उष्ण जल, प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 अंश से 40 अंश, कितना 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 35 अंश से 75 पश्चिमी देशांतरों, 35 अंश से 75 अंश पश्चिमी देशांतरों, पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विस्वती धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। तो ये प्रारूपिक क्या है? समुद्री वनस्पति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सार्क देशों में कौन शामिल नहीं है? सार्क देशों में कौन शामिल नहीं है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो दोस्तों बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सार्क देशों में शामिल है, लेकिन ईरान इसमें शामिल नहीं है। तो डी उचित आंसर होगा। वह आकाशीय परिघटना जो तारों के कारण घटित होती है? ओजोन छिद्र, इंद्रधनुष, कृष्ण छिद्र, धूमकेतु। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कृष्ण छिद्र जो है आकाशीय परिघटना है जो कि तारों के कारण घटित होती है। ओजोन छिद्र जो है समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण को रोक लेती है, जिससे भूमि पर तापमान की वृद्धि से हम लोगों को बचाती है। इंद्रधनुष जो है वर्षा के समय इसका निर्माण होता है इसमें। और धूमकेतु पुच्छल तारा है। नेक्स्ट, आठ डिग्री चैनल निम्न में से किनके मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकल्प ए उचित आंसर है। क्या है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी उसे समर्थित सूची में हस्तांतरित किया गया है? 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 42वें संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समर्थित सूची में शामिल कर लिया गया। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूची में से किसी एक में है। किस एक में है? 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो विकल्प सी इसका उचित आंसर है। क्या है? विकल्प सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यह सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त हो जा कर लें। तो इसमें दोस्तों जो है विकल्प ए उचित आंसर है, प्रौढ़ शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। नेक्स्ट, भारतीय उच्च न्यायालय की संख्या है 20, 21, 24, 25। तो दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ध्यान दीजिए, वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया और मादा कुलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा डेलिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनफिलीज मच्छर द्वारा। तो दोस्तों वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा जो है डेंगू बुखार होता है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के खून के नमूने में होते हैं सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या सभी। तो दोस्तों डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के खून के नमूने में ये तीनों चीज़ सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज यथा ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः हैं क्या है? वसा, शर्करा, विटामिन, प्रोटीन। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिए। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनाक्सिया, ल्यूकेमिया, इनेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ल्यूकोमिया कहा जाता है। यानी रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में से क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया। नेक्स्ट, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किससे? HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, असुरक्षित यौन संबंध से। तो दोस्तों ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता। एड्स जो है मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तो आप लोग ये बात समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।